नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए हिंदी का एक महत्वपूर्ण पोर्शन लेकर आया हूं दोस्तों। इसमें हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, मिसलेनियस है दोस्तों ये। और आपके आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से यदि देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना समय को बर्बाद किए हमारे आज के पहले प्रश्न से। हमारा आज का पहला प्रश्न है, उपत्यका का अर्थ क्या है दोस्तों? तो दोस्तों, उपत्यका का अर्थ होता है, ठीक है, पर्वत के नीचे की समतल भूमि या पर्वत के पास की भूमि, जिसको हम घाटी भी बोलते हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? उपत्यका बोलते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो पर्वत के ऊपर की समतल भूमि होती है उसे बोलते हैं आदित्यका। ये भी आपको याद रखना है। क्या बोलते हैं दोस्तों? आदित्यका। आदित्यका दोस्तों, उपत्यका क्या है? विलोम शब्द है, ये भी आप सीख सकते हैं इससे। सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है उसे दोस्तों क्या कहते हैं? तो उससे बोलते हैं दोस्तों उदयाचल। ये भी आप याद रखेंगे, इसे क्या बोलते हैं? उदयाचल बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों तीन तीन आंसर यहाँ पर, मतलब तीन तीन क्वेश्चन आपके यहाँ पे बन चुके हैं। एक तो उपत्यका का विलोम आदित्यका होगा। आदित्यका का मतलब दोस्तों क्या होता है? आदित्यका का मतलब होता है कि पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, जबकि उपत्यका का अर्थ है कि पर्वत के पास की भूमि, समतल भूमि। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो दोस्तों, श ध्वनि जो है वो हमारे कहाँ से उच्चारित होती है? तो दोस्तों ये उच्चारित होती है तालु से। अब ठीक है, अब दोस्तों तालु में हम याद रखेंगे कि तालु में और किन किन वर्णों का उच्चारण होता है। दोस्तों चा, छा, जा, झा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों शा, ठीक है, या, ज्ञा, और साथ ही साथ दोस्तों ई, ये हैं जो हमारे तालुब्य से बोले जाते हैं। तो दोस्तों हमारा प्रश्न के हिसाब से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सी, तालु। अगला प्रश्न है, अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अत्यंत शब्द दोस्तों जो बनता है वो अति उपसर्ग से मिलकर बनता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अति प्लस अंत, अत्यंत बनता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, चौराहा शब्द में कौन सा समास है? तो दोस्तों चौराहा शब्द में समास कौन सा है? आपका द्विगु समास है। ठीक है, अब द्विगु समास दोस्तों क्या होते हैं? तो द्विगु समास का जो पहला पद होता है वो संख्यावाचक होता है। ठीक है, पहला पद दोस्तों क्या होता है? संख्यावाची होता है, यानी कि हमें किसी न किसी नंबर्स की जानकारी मिलती है। जैसे चौराहा है, ठीक है, दुपट्टा है, ठीक, इस प्रकार से। इसके अलावा दोस्तों कर्मधारय समास आपने देखा होगा, कर्मधारय समास किसे कहते हैं? तो कर्मधारय समास में एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। ठीक है, द्वंद्व समास की अगर दोस्तों मैं बात करूं तो द्वंद्व समास में या तो विलोम शब्द होते हैं या फिर पूरक शब्द होते हैं। अव्ययी समास की दोस्तों, भाव समास की अगर बात करूं तो अव्ययी भाव समास में पहला पद या तो कोई अव्यय होता है या फिर उपसर्ग होता है। ठीक है, ये चारों समास आपको पता चल गया। वैसे दोस्तों समास जो होते हैं वो टोटल कितने प्रकार के होते हैं? तो कुल 6 प्रकार के होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, ना का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो दोस्तों ना का उच्चारण स्थान है नासिक्य। ठीक है, जो वर्ण नाक से बोले जाते हैं दोस्तों उनको नासिक्य बोलते हैं। प्रत्येक व्यंजन का 5वां वर्ण दोस्तों नासिक्य वर्ण कहलाता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, छठा, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? तो सबसे पहले दोस्तों विशेषण देख लेते हैं। विशेषण, विशेषण दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं? तो विशेषण होते हैं दोस्तों 4 प्रकार के। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? तो ये होता है गुणवाचक विशेषण, ठीक है, और परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं ये करते क्या है दोस्तों? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ठीक, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण। ठीक है, अब दोस्तों इसमें से भी पूछा है कि 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? तो दोस्तों 4 गज मलमल में जो है वो परिमाण बोधक विशेषण है। ठीक है, और दोस्तों परिमाण बोधक में भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो निश्चित होता है और दूसरा होता है अनिश्चित। निश्चित दोस्तों वो होता है जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की निश्चित मात्रा का बोध होता है। ठीक है, और अनिश्चित में वो होता है जहां पर विशेषण शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता। जैसे मैंने बोला थोड़ा सा जल, तो थोड़ा से हमको मात्रा का बोध नहीं हो रहा है कि कितनी मात्रा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, अगर निश्चित की बात करूं दोस्तों तो जैसे मैंने बोला 2 मीटर कपड़ा, तो यानी कि हमको निश्चित है यहाँ पर कितने कपड़े, मीटर कपड़े की बात कर रहा है, 2 मीटर कपड़े की। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो आंसर हो जाएगा 4 गज मलमल में, वो क्या हो जाएगा? परिमाण बोधक विशेषण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, शीश का तत्सम रूप क्या है? तो दोस्तों शीश का तत्सम रूप है आपका शीर्ष। ठीक है, शीर्ष, 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 ठीक है,
इसी का तत्सम है, शीश क्या है, तद्भव है। ठीक है, तत्सम शब्द दोस्तों वो होते हैं जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों लिए गए हैं। ठीक है, और तद्भव दोस्तों वो होते हैं जिनका रूपांतरण हो चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? तो दोस्तों हिंदी भाषा में कितनी बोलियां? 18 बोलियां हैं। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आंख की किरकिरी होने का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका अर्थ है कष्टदायक होना। आंख की किरकिरी होने का मतलब कष्टदायक होना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है? तो दोस्तों शुद्ध वर्तनी, सुलेख, श्रुतलेख या आशु भाषण। भाषण दोस्तों बोल के दिया जाता है ना? तो ये मौखिक अभिव्यक्ति का क्या है, एक रूप है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? तो दोस्तों हमारे पड़ोसी देश में अगर हम बात करें तो एक मॉरिशस है ये। ठीक है, पड़ोसी तो नहीं है दोस्तों, हमारा मॉरिशस देश है। पड़ोसी हमारा पाकिस्तान है, यहाँ पर उर्दू है। ठीक है, तो मॉरिशस में दोस्तों जो हिंदी भाषा का प्रयोग बोलने और लिखने में दोनों में किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है। दो पत्रिकाएं दोस्तों, इनके नाम बताने हैं। तो ये है कवि वचन सुधा और हिंदी प्रदीप। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? तो दोस्तों तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है अखिलेश। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14वां, 12 बरस लौ कुकर जीवे अरु 13 लौ जिए सियार, यह पंक्ति किसकी है? तो दोस्तों यह जो पंक्तियां ये जगनीक की पंक्तियां हैं। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? तो दोस्तों यह जो भाषा है यह मानक भाषा कहलाती है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 है, सूरसागर किस भाषा की रचना है? तो दोस्तों सूरसागर किस भाषा की रचना है? ब्रज की। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17वां क्वेश्चन नंबर, वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? तो दोस्तों यह जो कविता लिखी है यह सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रासो आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध है? तो दोस्तों आल्हा खंड के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? परमाल रासो। ठीक है, और इसके दोस्तों राइटर कौन है? तो ये भी आपको याद रखने हैं, इसके रचयिता हैं जगनिक। ठीक है, 15 पृथ्वीराज रासो के दोस्तों कौन है? चंद बरदाई। इसके भी आपको याद रखने हैं, इनके कौन है रचयिता? चंद बरदाई। खुमान रासो की दोस्तों अगर बात करूं तो इसके जो रचयिता हैं वो है दोस्तों दलपत विजय। कौन है? दलपत विजय इसके रचयिता हैं। अब दोस्तों बीसल देव रासो बचा है, इसके भी रचयिता हम याद कर लेते हैं कौन से? तो इसके हैं दोस्तों नरपति नाल। नरपति नाल है। ठीक है दोस्तों, दोनों ही नाम इन्हीं के हैं, ये नरपति नाल। कहीं पर नरपति मिलता है, कहीं पर नाल मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? दोस्तों क्रिया दो प्रकार की होती है, कर्मक और सकर्मक। अब दोस्तों इनको पहचानते कैसे हैं, सकर्मक और अकर्मक को? ठीक है दोस्तों, सकर्मक क्रिया में हमको कर्म मिलता है। ठीक है, किसमें सकर्मक क्रिया नहीं है? सकर्मक क्रिया की दोस्तों यदि आपको पहचान करनी है तो हमको क्या लगा के प्रश्न ढूंढना पड़ेगा। यदि क्या प्रश्न करने पर अगर हमको उत्तर मिलता है तो समझ लो दोस्तों वही हमारी क्या है? सकर्मक क्रिया है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं, ये दे रखा है क्वेश्चन कि सीता भोजन बना रही है, मैं पूछूं कि क्या बना रही है? तो दोस्तों क्या बना रही है? भोजन। तो भोजन हमको उत्तर मिल रहा है, तो यानी कि यहाँ पर हमारी सकर्मक क्रिया है। ठीक है, टैगोर ने गीतांजलि लिखी, क्या लिखी? तो गीतांजलि लिखी, तो उत्तर हमको मिल गया। श्याम रोता है, क्या रोता है? उत्तर मिलता है दोस्तों? नहीं मिलता। कौन रोता है? तो ये तो मिल जाता है, लेकिन क्या रोता है? उत्तर नहीं मिल रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, श्याम रोता है। ठीक है, इस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण दोस्तों किसमें है? इस वाले वाक्य में, वह धीरे से बोलता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस विकल्प में सूत और सुत शब्द का सही अर्थ भेद है? तो दोस्तों ये है आपके पहले जो सूत शब्द है दोस्तों, सूत का मतलब होता है धागा। ठीक है, क्या अर्थ होता है इसका? धागा। और अगर सुत की अगर मैं बात करूं तो सुत का मतलब होता है दोस्तों पुत्र। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर
सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि किस विकल्प में कृतज्ञ और कृतघ्न शब्द का सही अर्थ भेद है। दोस्तों कृतज्ञ का हम प्रयोग करते हैं, उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है और उपकार को ना मानने वाला कृतघ्न कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23 है, निशिदन बरसत नयन हमारे पंक्ति में कौन सा रस है। तो दोस्तों इसमें जो रस है वो कौन सा रस है, श्रृंगार रस है। ठीक है, कौन सा रस है दोस्तों, श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस दो प्रकार के होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। श्रृंगार रस की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो इसका जो स्थायी भाव है श्रृंगार रस का वो है रति, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, जहां पर बिछड़ने की बात की जाती है। ठीक, अगला प्रश्न है, छंद मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों अगर छंदों की मैं कुल प्रकार की बात करूं तो वो 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है दोस्तों मात्रिक छंद, ठीक है, और एक होता है दोस्तों वार्णिक छंद। ठीक है, मात्रिक और वार्णिक छंद 2 प्रकार के। इसके अलावा एक तीसरा छंद होता है मुक्तक छंद। मुक्तक छंद दोस्तों उसे बोलते हैं जहां पर कोई भी नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 2 ही प्रकार के होते हैं, मात्रिक और वार्णिक। अगला प्रश्न है, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों इसमें जो अलंकार है वो हमारा कौन सा है, श्लेष अलंकार। ठीक, अब दोस्तों अलंकार क्या होते हैं, अलंकार के भेद देखते हैं। तो अलंकार के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं, एक शब्दालंकार होते हैं और एक अर्थालंकार। ठीक है दोस्तों, शब्दालंकार क्या होते हैं और अर्थालंकार क्या होते हैं। तो शब्दालंकार दोस्तों उनको बोलते हैं जहां पर शब्दों के माध्यम से, ठीक है, वाक्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, जैसे अनुप्रास, यमक, श्लेष, ठीक है, वक्रोक्ति, पुनरोक्ति, ये सारे के सारे अलंकार हमारे शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं। अर्थालंकार की बात करें तो दोस्तों जहां पर अर्थ के माध्यम से वाक्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, जैसे उपमा है, ठीक है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, अतिशयोक्ति अलंकार है, ये हमारे क्या होते हैं, अर्थ अलंकार होते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक तीसरा अलंकार भी माना है आचार्य भोज जी ने, जिनको बोलते हैं उभय अलंकार। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द की पहचान कैसे करते हैं, ठीक है, तो किसी भी शब्द में मेरा या मेरी ला के देखेंगे। मेरा जवाब, तो ये पुल्लिंग हो गया। मेरा सवाल, पुल्लिंग हो गया। मेरा पियानो, मेरा बातचीत नहीं होता, मेरी बातचीत होता है दोस्तों, है ना, ये हमारी बातचीत, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, 26 का डी। अगला प्रश्न है 27, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसके लिए क्या एक शब्द है। तो दोस्तों जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसको बोलते हैं अप्रत्याशित। ठीक, अगला प्रश्न है 28वां, निमिष शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों निमिष शब्द का मतलब होता है क्षण। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में कौन सा वाच्य होगा। दोस्तों 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, कृतवाच्य, ठीक है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जो भाववाच्य होते हैं दोस्तों ये मुख्यतः नकारात्मक सेंटेंस होते हैं, वाक्य होते हैं। तो इसमें जो होगा दोस्तों मुझसे उठा नहीं गया मैं कौन सा भाववाच्य हो जाएगा हमारा, ठीक है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30वां, अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है। तो दोस्तों अपेक्षा का विशेषण रूप जो है वो है हमारा अपेक्षित। ठीक है, ये अपेक्षा क्या है दोस्तों, विशेष्य है और ये इसका विशेषण है अपेक्षित। क्वेश्चन नंबर 31 है, गोधूम शब्द का तद्भव है। तो दोस्तों गोधूम शब्द का तद्भव है गेहूं। ठीक है, गोधूम हमारा किसका शब्द है, संस्कृत का है, और ये कैसा शब्द है, तत्सम। ठीक है, तत्सम गोधूम है और इसका तद्भव क्या हो जाएगा, गेहूं। ठीक, अगला प्रश्न है 32वां, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद। तो निष्कपट शब्द का दोस्तों संधि विच्छेद हो जाएगा नी प्लस कपट। स्वर संधि है दोस्तों, विसर्ग संधि है इसमें। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 33 से आज का अंतिम प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। तो दोस्तों किस वर्तनी की शब्द की वर्तनी सही है ये हमको बताना है। ठीक है, तो ये है दोस्तों हमारा अनुग्रहित। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अनुग्रहित में दोस्तों री की मात्रा आएगी, ठीक है, रा की मात्रा नहीं आती है, तो ये गलत हो जाएगा, ये वाला हमारा सही हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों उज्ज्वल यदि हम लिखेंगे तो दोनों जा इसमें आधे बनते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों अगर हमसे बोले अतिशयोक्ति कैसे लिखा जाएगा,
तो अतिशयोक्ति में दोस्तों शा पूरा बनता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। श्रृंगार की अगर बात करें तो श्रृंगार में दोस्तों केवल एक ही मात्रा लगती है री की, ठीक है, श्रृंगार ऐसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।